नमस्कार, इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते एक महीने से पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी चुनावों की। और इस चुनावों की चर्चा में हम लगातार राजनीतिक पार्टियों की रैलियां देख रहे थे, नेताओं के बयान सुन रहे थे, रैलियों में नेताओं के साउंड बाइट सुन रहे थे और चर्चा उसी पर थी। तो जब चुनाव पर चर्चा पूरी फोकस थी, इस पूरे फोकस के बीच भी एक संस्था चुपचाप अपने काम में लगी थी और वो संस्था कोई और नहीं बल्कि भारत का निर्वाचन आयोग है। और चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की इस लंबी प्रक्रिया को जिस तरह से पूरा किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और आज हमारे साथ, जबकि कल लोगों की निगाहें लगी हैं काउंटिंग पर कि नतीजे क्या होंगे, और आज हमारे साथ और कोई नहीं बल्कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम जैदी डीडी न्यूज के साथ ये खास मुलाकात के लिए। डॉक्टर जैदी, सबसे पहले हम आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि करीब करीब 700 विधानसभा सीटों पर चुनाव था, 5 राज्य थे, अलग अलग कोने थे देश के, लेकिन एक भी हिंसा की वारदात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बड़े शांति से चुनाव संपन्न हुए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसको आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जैसा आपने अभी प्रारंभ में कहा कि बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लगभग 9 हफ्ते लंबी प्रक्रिया, और 5 राज्यों में इस लंबी प्रक्रिया में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुआ, अनपैरेलल्ड, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, और बहुत निष्पक्ष ढंग से हुआ और बहुत स्वतंत्र ढंग से हुआ। हमारे मतदाताओं को पूरी छूट रही कि वो आकर के अपने मताधिकार का उपयोग करें। और इस चुनावी प्रक्रिया में हमने सभी राज्यों में बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए और हमारे वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी राज्यों में लगभग उत्साह का एक माहौल रहा और आयोग ने इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, श्रेय तो अंततः हमारे वोटर्स को ही जाना चाहिए कि उन्होंने हर प्रकार के दुश्वारियों के बीच में अपने मताधिकार का उपयोग किया, लेकिन वोटर को अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए जो एक फैसिलिटेशन की भूमिका है वो चुनाव आयोग ने और उसके राज्य और जिला स्तरीय एक जो इकाइयां होती हैं उन्होंने पूरा किया। तो हम कहेंगे कि इस सारी चुनावी प्रक्रिया का श्रेय हम अपनी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो हमारी इकाइयां हैं हम उनको देना चाहेंगे, अपने केंद्रीय बलों को देना चाहेंगे, हम अपने राज्य के पुलिस के बलों को देना चाहेंगे जिन्होंने इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से निस्तारित किया। और आपके नेतृत्व को भी श्रेय मिलना चाहिए, हालांकि आप नहीं ले रहे लेकिन देश आपके नेतृत्व को भी श्रेय जरूर देता है इन चुनाव के लिए। धन्यवाद। एक बात और डॉक्टर जैदी, जो जिस तरह से पोलिंग हुई, जो मतदान हुआ, कई जगह पर हमने देखा बड़ी ऐतिहासिक पोलिंग हुई। मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की पोलिंग हुई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में जहां पर कि हम हमेशा देखते थे 42%, 45%, वहां पर 60% से ज्यादा पोलिंग हो रही है। तो आप इसको अच्छा मानते हैं, संतुष्ट हैं इस बात से? नहीं, ये बहुत अच्छा संकेत है। प्रजातंत्र में तो जब तक वोटर्स भाग न लें तब तक उस प्रजातंत्र का तो कोई महत्व रहता नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से जबकि वोटर्स की संख्या चुनाव में बढ़ रही है, ये बहुत एक सकारात्मक और बड़ा एनकरेजिंग ट्रेंड है कि हमारी डेमोक्रेसी में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ हो रही है। इस 5 चुनाव की प्रक्रिया में हमारे मणिपुर में बहुत अच्छा चुनाव और बहुत अच्छी चुनावी प्रतिशत हुआ। हमारा महिलाओं ने तो करीब 89% तक वोट किया है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां पर कुछ साल पहले 42% मतदान होता था, वहां पर भी अब बढ़कर के 62% तक हो गया है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल मिलाकर जो वोटर टर्नआउट रेशो है वो संतोषजनक रहा। इसमें हमारे आयोग का जो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन प्रोग्राम जिसको स्वीप कहते हैं, उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और संतोषजनक ढंग से लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर जैदी, अगर थोड़ा सा आंकड़ों पर हम देखें, इसके डिटेलिंग में जाएं,
आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो 1% का बढ़ावा वहां पर हमें बढ़त दिखती है, क्योंकि स्वीप की आपने बात की और स्वीप ने वास्तव में बहुत गजब का काम किया है। हमने देखा था जहां हम आज बात कर रहे हैं 42% से 60% पहुंचे हैं, तो स्वीप का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन इस बार जो 1 से 1% बढ़ा, आपको लगता है कि स्वीप का जो कार्यक्रम था वो एक स्टेगनेंट हो गया है, उसमें कुछ और करने की जरूरत है, या बढ़त ज्यादा क्यों नहीं दिख रही? देखिए, प्रारंभ में जो प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास हैं वो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ती जाती है, जिसको हम लास्ट माइल अचीवमेंट कहते हैं, उसके बैरियर्स को तोड़ना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। हम समझते हैं कि हमारा जो स्वीप का कार्यक्रम है, अब वो लास्ट माइल बैरियर्स को और लास्ट माइल बैरियर्स को तोड़ने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं, उस दिशा में अब हमारे स्वीप को काम करना होगा। और इसमें आपने सही कहा कि जो थोड़ा थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है, उससे आयोग को अब एक नई दिशा में, नए स्वीप में, नए फॉर्म में लाने की आवश्यकता है। इसमें हमें फ्यूचर वोटर्स हैं, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो वोटर्स के विभिन्न वर्ग हैं, उनके साथ और अभिनव तरीके से काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, क्यों नहीं यहाँ पर भी मणिपुर की तरह 80%, 85% पोलिंग हो, तो पूरे देश को अच्छा लगेगा कि इन राज्यों में भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। बेशक आयोग का भी ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे ये बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, जो देश के सबसे बड़े राज्य हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोटर को भाग लेना चाहिए और बहुत हाई लेवल ऑफ परसेंटेज में वोटर टर्नआउट होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा। डॉक्टर ज़ैदी, चुनाव आयोग हर बार कुछ नए प्रयोग करता है और वोटर्स को, ताकि वोटर्स जो है उत्साहित महसूस करे, खुद को सुरक्षित महसूस करे। और हमने देखा था कि पिछली बार जब वोटर जाता था, पहला वोटर, उसको सर्टिफिकेट मिलता है। कई बार जो है चुनाव के अधिकारी जो है खड़े होकर उसको फूल माला देते हैं। ये सब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश थी। इस बार खासतौर से हमने देखा कि महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ स्पेशल बनाए गए, तो उसके क्या नतीजे रहे और उसके पीछे क्या सोच रहे? हमने इस बार के 5 चुनाव में कई अभिनव प्रयोग किए, जिसमें पहला तो हमारा फोकस रहा कि हम अपने मतदाता को केंद्र बिंदु बना करके रखें, और इसलिए हमने पोलिंग स्टेशन लेवल पर और यहाँ तक कि उसके घर तक भी हमने अपनी प्रचार प्रसार की सामग्री पहुंचाई। इस बार नए प्रकार की फोटो वोटर स्लिप उनको उपलब्ध कराए गए। हर परिवार को एक वोटर गाइड हमने उपलब्ध कराई है। पोलिंग स्टेशन पर पैम्फलेट्स दिए हैं, जिससे उनका जानकारी बढ़े, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। फिर हमने अपने पोलिंग स्टेशंस को न्यूनतम सुविधाओं से लैस किया और बहुत सारे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए, जहाँ पे संभवतः आपने भी देखा होगा, वहां पर उत्साह और उत्सव जैसा एक माहौल था, जिसमें हमारे वोटर्स ने आने में बड़ा अपने आप को उत्साहित महसूस किया। फिर हमने कुछ महिलाओं के पोलिंग स्टेशंस बनाए, और जैसे उत्तराखंड में महिलाओं के पोलिंग स्टेशंस को पिंक कलर दिया, और वहां पे सारे हमारे मतदाता कर्मी, हमारी सारी सुरक्षा के कर्मी, सब महिलाएं थी। और ऐसे पोलिंग स्टेशंस पे महिलाओं का भागीदारी और उनकी प्रतिशतता भी बहुत ज्यादा रही है। तो इस प्रकार जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स रहे, वो हमने नए तरीके से किए हैं। हमने इस बार खास बल इस पे दिया है कि जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनकी मैपिंग हमने कराई है, उनको पोलिंग स्टेशन वाइज हमने उनको छांटा है, ताकि उनको हम टारगेटेड सुविधा दे सकें। और हमारे आईटी प्लेटफॉर्म से भी मतदाता तक पहुंचने का प्रयास किया गया। विभिन्न माध्यमों से, एसएमएस के माध्यम से उनको आमंत्रित किया गया कि आइए वोट डालिए। तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग की जो एक पहुंच है, उसमें हमारे सोशल मीडिया का भी रोल रहा। तो हमारी पहुंच मतदाता तक बढ़ी है, और उसकी वजह से मतदाता ने काफी उत्साह हमारी चुनावी प्रक्रिया में दिखाया। एक बात जरूर, एक परिवर्तन पिछले कई सालों में देख रहे हैं, उस पर जरूर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक जमाना था जब लोग कहते थे अरे कौन वोट जाने जाएगा, लोग कहते थे, इस तरह की भावना होती थी, अरे कौन जाएगा वोट देने। लेकिन इस पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि युवाओं में बड़ा जोश होता है। युवा जाते हैं, वोट करते हैं, और उसके बाद अपनी सेल्फी जो अपलोड करते हैं, और सेल्फी विद डेमोक्रेसी, सेल्फी विद वोटिंग, इस तरह के। तो ये जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, इसको आप कैसे? नहीं, एक्चुअली में आपको बताएं कि हमारे देश में अगर हम 15 से 17 वर्ष के नागरिकों को देखें, तो उनकी संख्या करीब 6 करोड़ है। इनमें से हर साल 2 करोड़
नागरिक वो 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो वो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं। और ये माना गया है, देखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर होकर के वोट डालते हैं पहली बार, वो पूरी जिंदगी वोट डालते हैं। तो इसीलिए हमारे चुनाव आयोग का जोर इस बात पे रहा है कि जो यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18 से 23 साल वाले हैं या 18 से 29 साल वाले हैं, इनको कैसे आकर्षित किया जाए, इनके अंदर जो एक उदासीनता पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में आ गई है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम लोग इन युवा नागरिकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, प्रजातंत्र में भाग ले और ये लेना भी चाहिए, और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार सक्रिय भी रहता है। लेकिन अब चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, पोलिंग का काम हो चुका है, अब सबकी निगाहें काउंटिंग पर हैं, क्योंकि काउंटिंग होगी, उसके बाद नतीजे जो हैं सामने आएंगे, नतीजों का इंतजार होगा। तो उसके लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, ये हम डॉक्टर जैदी से पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपना एक मकान हो, अपनी एक कार हो और साथ में कारोबार हो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये सारे सपने साकार हो। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। अगर कोई बच्चा आपके यहां काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। से तो काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। ये दवाएं जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए। तुमने बिल तो लिया ही नहीं। अरे जल्दी में हूँ ना। पक्के बिल के बगैर सामान की घटिया या नकली पाए जाने पर ना तो उसे बदल पाएंगे, न ही किसी तरह की कानूनी क्षतिपूर्ति ही मिलेगी। दवाएं और खाने पीने की चीजें नकली होने से तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सही बात है, आप बिल दीजिए। जब भी पैसे दें, पक्का बिल हाथों हाथ लें। जागो ग्राहक जागो। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए।
निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इस खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर जैदी, इससे पहले कि मैं तैयारियों पर आऊं, बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लोग कहते हैं कि भाई बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, 7 चरणों में संपन्न करा आपने चुनाव। ये ठीक है कि वो कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा लंबा भी हो गया। क्या आपको लगता है कि ये जो लोग आलोचना करते हैं सही है? क्या इसको छोटा भी किया जा सकता है? देखिए, हमारा प्रयास तो ये है कि चुनाव हमारे शांतिपूर्वक ढंग से हों, निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों। इसके लिए जब हम पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन प्रारंभ करते हैं, उस समय जो मुख्य मांग आती है वो ये आती है कि हर पोलिंग स्टेशन पर आप केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतजाम करिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है या उनका प्रदेश की जो पुलिस संगठन है उसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। हालांकि हमारे जो स्टेट के पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक सुपरविजन के तहत ठीक काम करते हैं, लेकिन मांग उन लोगों की यही रहती है। और बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हैं जो बहुत चैलेंजिंग एरियाज हैं, जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल जो इस प्रकार के चैलेंजेस को मीट करने के लिए सक्षम है, उनका भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। हम चाहते हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारा केंद्रीय सुरक्षा बल हो। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों पर काफी निर्भर कर रही है, क्योंकि हमारा जो एक संवैधानिक दायित्व है वो पीसफुल इलेक्शंस, वायलेंस फ्री इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर हमें हर पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय सुरक्षा बल देने हैं तो उनकी संख्या भी काफी होगी, उनका मोबिलाइजेशन भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना होगा, एक फेज से दूसरे फेज में करना होगा, और हर पोलिंग स्टेशन पर हमें केंद्रीय सुरक्षा बल को उपलब्ध कराना होगा। इसलिए चूंकि संख्या कम है, मोबिलाइजेशन में वक्त लगता है, इसलिए मल्टी फेज इलेक्शंस होना एक अनअवॉइडेबल सी चीज हो गई है। हो सकता है भविष्य में जब परिस्थितियां सुधरें, जब सारे वोटर्स, सारे समाज के लोग, राजनीतिक लोग, सब लोग मिलकर एक मुहिम चलाएं कि उनको स्वयं ही पीसफुल इलेक्शंस को डिलीवर करना है, तब हो सकता है फेजेस की संख्या कम हो। लेकिन हमारा मानना है कुछ समय, आने वाले समय में तो अभी मल्टी फेजेस कुछ राज्यों में अनअवॉइडेबल होगा। मुझे याद है जब बिहार का चुनाव हुआ था तब आपने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, और उसके बाद जब हमने आपसे इंटरव्यू किया था असम के चुनाव के संदर्भ में, असम और कई राज्यों में चुनाव थे, तो आपने वहां की अलग चुनौतियां थी, आपने कहा ये फादर ऑफ ऑल इलेक्शन है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था और इस तरह की कोई बात सुनाई नहीं दी, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी अब अभ्यस्त हो गया और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मशीनरी जो आपकी दुरुस्त हो गई, इसलिए आपको लगता है कि सब चैलेंज अब एक जैसे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग में अभ्यस्त होना एक रूटीन नहीं है कि अगर हम सारे इलेक्शंस पीसफुल कराते रहे हैं, निष्पक्ष कराते रहे हैं, तो आने वाला इलेक्शन भी पीसफुल होगा। ये रूटीन नहीं है। चुनाव आयोग के सामने हर इलेक्शन एक चैलेंज की भांति है और उसको पीसफुल तरीके से डिलीवर करना हमारा एक इम्पोर्टेंट दायित्व है। इसीलिए हर स्टेट को हम एक चैलेंज मानते हैं। उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वेरी करती है, यहाँ पर बहुत हाइटेंड पॉलिटिकल कैंपेन चला और विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हैं। कुछ स्थानों पर नक्सलवादी समस्या है, कुछ स्थानों पर कास्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक समस्याएं हैं। तो उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चुनाव आयोग ने बनाई थी और हमने उसको जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किया। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की बात, नेताओं की बात करें, थोड़ा माहौल खराब करने की भी ऐसा लगता है जरूर कोशिश हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई धर्म के आधार पर वोट ना मांगे जाए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है इस तरह की बयानबाजी की,
कई पार्टियों ने अपनी लिस्ट भी बाकायदा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर डिक्लेयर की कि कितनी लिस्ट है, आपके पास शिकायतें भी आती रही। तो ये सब चीजें जो हैं कैसे आप देखते हैं, ये एक रूटीन है या आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, इसको रोकने की? नहीं, देखिए, ये इसको रूटीन तो किसी को नहीं मानना चाहिए, ना चुनाव आयोग इसको एक रूटीन प्रकार के पॉलिटिकल कैंपेन समझता है। हमारे तो सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, कोड ऑफ कंडक्ट में, हमारे लॉ में तो ये बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे सारे राजनीतिक दल, सारे कैंडिडेट्स पूरे चुनावी कैंपेन को अत्यंत डिसेंट तरीके से और बहुत संयमता के साथ संचालित करेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे डिसहार्मनी हो, जिससे उत्तेजना हो, जिससे किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो। ये सब हमारे फ्रेमवर्क में है। इस बार के संदर्भ में खास बात ये रही कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि रिलीजन और कास्ट और इन सब चीज़ों को अपने पॉलिटिकल कैंपेन में मिक्स ना किया जाए, अन्यथा उन्होंने उसकी परिभाषा बड़ी कर दी है और वरना ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। तो चुनाव आयोग ने भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसके निर्देश जारी किए कि अपने चुनावी कैंपेन में इसका ध्यान विशेष तौर पर रखा जाए और खास तौर से एक हिदायत और दी कि आप इन चीजों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एरिया के बाहर भी ना कहें ताकि उनका असर पोल गोइंग स्टेट्स के वोटर्स पर ना पड़े। ये हमने उन लोगों को लिखा। एक चीज हम लोगों ने इस चुनाव में ये जरूर नोट करी कि कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने पोल गोइंग स्टेट्स की एरिया के बाहर कुछ इस प्रकार के टेंजेंशियल रिमार्क्स किए जो बॉर्डर लाइन केसेस थे और उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वोटर्स पर तो असर अवश्य ही पड़ता है। और हमने फिर इसमें एक एडवाइजरी भी जारी करी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। कहते हैं कि चुनाव आयोग, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि चुनाव आयोग कड़ा नहीं है, कड़ा ही नहीं करता, इसलिए जो इस तरह की चीजें रिपीट हो जाती है। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को इस बार आपको हालांकि नोटिस देने पड़े, मनोहर पर्रिकर साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो ये क्या आपको लगता है ज्यादा कड़ाई करने की जरूरत नहीं? देखिए, इसमें कोई मापदंड नहीं हो सकता है कि बहुत कड़ाई हो या कम कड़ाई हो। ये हर मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर करता है। हमारा कानून, हमारे नियम, हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनी जगह पर है। कुछ मामले केवल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आते हैं, उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट में डील करते हैं और उसमें फिर हम कौन राजनीतिक पार्टी है, किस स्तर का व्यक्ति है, ये हम लोग ध्यान में फिर नहीं लाते हैं। हम अपना काम निष्पक्ष तरीके से करते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं चुनाव के दौरान जो सब्सटेंटिव लॉ को भी आकर्षित करते हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग और इसकी मशीनरी सब्सटेंटिव लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे लोग अगर ब्राइबरी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है और सब्सटेंटिव लॉ का भी वायलेशन है। इसी प्रकार से यदि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है या डिसहार्मनी की बात हो रही है, वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट भी है और सब्सटेंटिव लॉ भी है। डॉक्टर जैदी, अब पोलिंग के काउंटिंग का काम बाकी है और काउंटिंग के लिए क्या पूरी तैयारी है? क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया थी और हमने देखा पंजाब में, उत्तराखंड में 4 तारीख को चुनाव संपन्न हो गए और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर वो थोड़ा चिंतित हैं। तो आपको लगता है कि काउंटिंग की तैयारियों और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या? जहां तक हमारी काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और एक तरीके से आत्मा है, क्योंकि जो हमारी वोटिंग हुई है, अभी जो पोलिंग हुई है, उसमें तो लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और अपना पॉलिटिकल चॉइस का एक्सप्रेशन किया। तो जो पॉलिटिकल चॉइस का एक्सप्रेशन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में किया, वो सही रिफ्लेक्ट होना चाहिए काउंटिंग में भी। अगर काउंटिंग की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होगी तो सही प्रकार के प्रतिनिधि चुने नहीं जाएंगे और वो एक हमारी डेमोक्रेसी के साथ एक मजाक होगा। इसलिए हमने चुनाव आयोग की तरफ से बहुत जोर दिया है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो और जो हमारे नियम हैं उनके 100% पालन करते हुए की जाए। इसके लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, मतगणना के बाद बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रखी गई हैं। वो स्ट्रांग रूम्स हैं, डबल लॉक्स हैं उसके अंदर
और वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। राजनीतिक पार्टी और कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है कि वो अपने कैंप्स लगा करके पूरे स्ट्रांग रूम के आवाजाही के ऊपर निगाह रखें। हमने सीसीटीवी भी लगाए हैं, हमने एलईडी भी लगाए हैं। एक तो ये अपनी जगह पर बात है। दूसरा, काउंटिंग के दिन जो इंतजाम किए जाते हैं, और जैसे आपको मालूम है कि मतगणना 11 मार्च को होनी है और सुबह 8 बजे से वो प्रारंभ की जाएगी। मतगणना के दिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो स्ट्रांग रूम से निकाली जाएंगी और काउंटिंग हॉल में लाई जाएंगी। तो स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल के बीच में जो कॉरिडोर्स हैं उनको सैनिटाइज किया गया है, सीसीटीवी लगाया गया है और उसमें कैंडिडेट्स को और या उनके प्रतिनिधियों को ये मौका रहेगा कि वो उसे देखते रहें। काउंटिंग हॉल के अंदर भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। वहां पर हमने ये कहा है अपने काउंटिंग स्टाफ को कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करें, बहुत सावधानी पूर्वक करें और जो काउंटिंग एजेंट्स बैठे हैं कैंडिडेट की तरफ से, उनका पूरी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की संख्या जो उनके पास भी है उसका मिलान कराना है, उसका मिलान कराएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सील के ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स ने साइन किए पोलिंग स्टेशंस पर, उसकी कॉपी भी हमारे काउंटिंग एजेंट के पास है, वो भी मिलान कराएं और स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करें। एक चीज साथ में यही बताते चलें सामान्य ज्ञान के लिए कि काउंटिंग के दिन यानी कल 11 मार्च को सुबह 8 बजे से सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स आते हैं उनकी काउंटिंग प्रारंभ होगी और 15 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग प्रारंभ होगी और एक राउंड पूरा हो जाने पर हॉल में जहां 14 मशीनें एक साथ काउंट होती हैं, वो एक राउंड पूरा हो जाने के बाद फिर उसका रिजल्ट काउंटिंग टेबल वार रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है जो अपने सिस्टम में फीड करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी कैंडिडेट्स और उनके काउंटिंग एजेंट उससे संबद्ध रहते हैं। हमारे काउंटिंग हॉल्स में कोई अवांछनीय लोग ना जा पाए, कोई असलहा लेके ना जा पाए, मोबाइल लेकर ना जा पाए, इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट फ्रिस्किंग की जाएगी और वहां पर भी केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। हमें आशा है आयोग ने इस बारे में राज्य के सभी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा कर ली है और हमारे ऑब्जर्वर्स भी वहां पहुंच गए हैं, जो काउंटिंग के विशेष ऑब्जर्वर्स हैं वो भी उस पर निगाह रखेंगे। हर राज्य में अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश में 78 स्थानों पर यानी 75 जिले हैं लेकिन 78 स्थानों पर काउंटिंग होगी। पंजाब में 53 स्थानों पर काउंटिंग होगी, तो जिला मुख्यालयों पर भी अन्य राज्यों में की जाएगी। कुल मिलाकर के मतगणना की पूरी तैयारियां हैं और मतगणना की पूरी कार्रवाई बहुत साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। हमने अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है काउंटिंग की, उनको भी हमने ट्रेनिंग कराई है और हिदायत दी है। कल कितने बजे तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेंड्स वगैरह जो क्लियर हो जाएंगे, नतीजे कितने बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि अब सबकी निगाहें देखिए 12-1 बजे तक स्थिति लगभग साफ हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ स्टैट्यूटरी वर्क है, कानूनी कार्रवाई है, रिजल्ट्स को मिलाना, फिर उसके बाद सिग्नेचर्स करना, डिक्लेयर करना, ये कार्रवाई रहती है। तो इसमें तो शाम भी हो जाती है। और एक चीज और आपको बताएंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हमारी कमीशन की वेबसाइट पर भी हैं और हमारी कमीशन की वेबसाइट को ये सुनिश्चित किया गया है कि वो क्रैश ना हो, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग हमारी वेबसाइट देखते हैं। और एक चीज और की गई है जो पहली बार हो रहा है, टेबलो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए इंटरैक्टिव वेबसाइट भी हमने रेल टेल सर्वर पर लॉन्च करी है। वो या तो 11 तारीख की देर शाम को या 12 तारीख की सुबह वो भी प्रारंभ हो जाएगी। उसमें जो मीडिया के लोग हैं या दूसरे इंटरेस्टेड लोग हैं वो इंटरैक्टिव तरीके से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, अच्छे जिसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स, अच्छे चार्ट्स, अच्छे विजुअल्स के माध्यम से वो भी देख सकेंगे। तो ये भी हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक रहेगा कि आप चुनाव आयोग से अपने
जो जानकारी चाहिए वो आपको सीधे मिल भी सकती है और कोई भी उस पर आके कर सकता है। ये बहुत अच्छी पहल है और उम्मीद करेंगे कल जब नतीजे आ जाए, जैसे आपने कहा कि 11-12 बजे तक जब नतीजे साफ हो जाएंगे और उसके बाद आपको फिर अगले चुनाव की तैयारियों में लगना है, लेकिन ये प्रक्रिया अच्छे से निकली, इसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। डीडी न्यूज से बात करने के लिए डॉक्टर जैदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।